Hello everyone and welcome back to my channel. I am तनुश्री त्यागी और आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये है पार्ट 1। हम इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में कवर करेंगे बिकॉज चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो पूरे चैप्टर को एक पार्ट में कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग से, जिसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने डिज़ाइन किया था। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी। अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखो तो इसमें आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। पहली बात, आप देखोगे कि एक बहुत ही लंबी लोगों की लाइन है और वो बहुत ही दूर से चलती आ रही है, इतनी लंबी लाइन है लोगों की। उसके बाद आप देखोगे कि इन सभी लोगों ने अलग अलग झंडे पकड़े हुए हैं, अलग अलग फ्लैग्स सब लोगों ने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं। आप देखोगे यहाँ फ्रांस का फ्लैग है, जर्मनी, इटली, सबका फ्लैग। सारे लोग एकदम डिस्टिंक्ट नेशन बन चुके हैं, सबके पास अपने अपने फ्लैग हैं और हर एक इंसान की अपनी कॉस्ट्यूम है, उनकी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं। उसके आगे आप देखोगे कि ग्राउंड पर यहाँ देखोगे कि यहाँ जो भी सिंबल्स मोनार्की को रिप्रेजेंट करती हैं, मोनार्की को रिप्रेजेंट करती है मींस मोनार्की लाइक राजा महाराजाओं के क्राउन्स सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी सारी मोनार्कियल फॉर्म ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके बाद आप अगर आसमान में देखोगे तो हमारे जीसस क्राइस्ट एंड एवरी अदर लॉर्ड, सारे लॉर्ड्स खड़े हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये एक पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में, ठीक है। तो ये पेंटिंग इतने टाइम पहले बनाई थी और इस पेंटिंग का नाम था, जो फ्रेडरिक सोरियो ने रखा था, इस पेंटिंग का नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रखा था। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी ये बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम था, ठीक है, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। तो ये बेसिकली क्या था, ये ड्रीम था किसका, फ्रेडरिक सोरियो का। उन्होंने एक ड्रीम को विजुअलाइज किया था कि पूरी दुनिया एकदम डेमोक्रेटिक हो जाए और रिपब्लिक हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने ड्रीम को ही एक इमेजिनेशन में कन्वर्ट करके एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी अब हर एक कंट्री लाइक सब लोग डेमोक्रेटिक हो चुके हैं और रिपब्लिक हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक हो चुके हैं यानी जो भी सारे मोनार्कियल फॉर्म, ये सारे जो राजा महाराजाओं का सिस्टम चलता था, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सारे लोग डेमोक्रेसी को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है और अब कोई भी ऐसा खराब सिस्टम नहीं होता, कोई भी इंसान एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस पेंटिंग का नाम था। ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सो इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. अब यहाँ हमें बताया कि जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया वही आइए इंग्लिश में लिखा है। द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अ फीमेल फिगर कैरीज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। तो ये तो हमें पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने यहाँ देखी, देखो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इनके राइट हैंड में एक टॉर्च है, राइट, और इनके लेफ्ट हैंड में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब ये चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्या है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस के जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया था और इसका नाम था द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ हमें ये बताया कि सारे लोग एक लॉन्ग सी ट्रेल में लंबी सी कतार बनाकर खड़े हैं और सारे लोग इस फीमेल फिगर के आगे जा रहे हैं, यानी जो इसके आगे निकल चुका है। यू कैन सी दैट फ्रांस आगे निकल चुका है, यानी मतलब फ्रांस ने अपनी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को अटेन कर लिया है, एकदम डेमोक्रेटिक हो चुका है फ्रांस। बाकी जो लोग पीछे हैं वो लोग अभी थोड़े से दूर है, बट अभी उन्होंने
पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, यहाँ ये बता रहे हैं वो। ठीक है, कुछ लोग एकदम फ्री हो चुके हैं, कुछ लोग अभी फ्रीडम को उन्होंने हासिल नहीं की है, तो यहाँ ये बताया है। उसके आगे ये वाले पॉइंट समझ में आ गया। अब आपने देखा था ऑन द ग्राउंड लाइज शार्टर रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको बताया था कि जमीन पे जो भी मोनार्कियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट, लाइक क्राउन्स, राजा महाराजाओं के इतने बड़े बड़े हार गहने, क्राउन्स, जो भी सिंबल मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहा था वो सब उन्होंने नीचे फेंक दिया, यानी वो सब मोनार्की सिस्टम को सब कुछ खत्म कर चुके हैं ये पीपल। ठीक है, ये सारे लोग कर चुके हैं, ये सब खत्म। अब यहाँ एक शब्द आता है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका अच्छे से मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूटिस्ट यानी मोनार्की को जो रिप्रेजेंट करता है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था इन सोरियोज उटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस and they can be identified through their flags and national costumes। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे लोग इतनी लंबी ट्रेल में, इतनी लंबी कतार में खड़े हैं, इन सब के पास अपना अपना झंडा है जो इनके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनके पास अपना झंडा है, जैसे फ्रांस का हमने देखा, जर्मनी, इटली, सबका अलग अलग झंडा है और उन सब ने अपनी अपनी देश की नेशनल कॉस्ट्यूम पहन रखी है। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इतने लोग कौन से कंट्री के हैं, फ्रांस के हैं, इतने लोगों के जर्मनी के हैं, अच्छा इतने लोग यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो ये बात हमें यहाँ बताई है। उटोपियन विजन का क्या मतलब है, यहाँ जो शब्द आया है इंसोरियोज उटोपियन विजन। उटोपियन यानी a society that is so ideal which is unlikely to exist। इतनी अच्छी सोसाइटी जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आपने सुना हो कि अगर लेट्स टेक मैं एक सपना बना लूं कि कोई एक ऐसी सोसाइटी हो, एक ऐसे समाज हो जहाँ पर गर्ल्स की रिस्पेक्ट होती हो, चोरी नहीं होती हो, ठीक है, सब लोग एकदम मिलजुल कर प्यार से रहते हो, कि कोई भी किसी से जेलस ना होता हो, ऐसी सोसाइटी अगर मैं अपने आप में सोचने लगूं तो ये तो काफ़ी आइडियल है ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चोरियां नहीं होंगी, तो ये सारी चीजें एकदम आइडल है। ऐसा हो नहीं सकता रियलिटी में कि कोई सारे लोग एक दूसरे के दोस्त हो, कोई किसी का दुश्मन ना हो, सबको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, किसी को भी कोई भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। तो ये तो काफी आइडियल सोसाइटी है ना, हम कहते हैं ना आइडल है ये बहुत, ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि इन रामायण दैट वाज राम राज्य, ठीक है, राम, अगर मैं आज कहूँ कि अगर आज के जमाने में ऐसा राम राज्य हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये मेरा उटोपियन विजन है कि मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो हो ही नहीं सकता। तो इन सोरियोज उटोपियन विजन पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, यानी अलग अलग नेशन बन चुके हैं, एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद देयर फ्लैग, नेशनल फ्लैग एंड देयर नेशनल कॉस्ट्यूम। ये वाली बात समझ में आ गई। और अब मैंने बताया था हेवन, ऊपर आसमान में देखोगे तो हमें क्या दिख रहे हैं, हमारे क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सीन को देख रहे हैं, ये इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ यही लिखा है, द आर्टिस्ट सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ हमारे जो आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट किया है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, द फीलिंग ऑफ लव अमंग पीपल। ठीक है, यहाँ भाईचारे को दिखाया है, यहाँ दिखाया है कि लोग कितने अच्छे हो चुके हैं, सब लोग डिस्टिंक्ट नेशंस बन चुके हैं, किसी भी नेशन को किसी से जेलसी नहीं है, सारे लोग एकदम प्यार से रह रहे हैं। तो यहाँ ये दिखाया है। अब ये गौर करने वाली ये बात है, जब फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई वो साल था 1848। 1848 में बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई लोग नहीं जानते थे ये नेशन स्टेट क्या होता है, ये कंट्री क्या होती है, क्योंकि पहले तो राजा महाराजा का सिस्टम होता था, राइट। पहले तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था और मोनार्की में राजा क्या करते थे, कोई ऐसा ये नहीं होता था कि एक राजा की सिर्फ इतनी ही टेरिटरी है या फिर इतनी ही बाउंड्री में एक राजा रूल कर सकता है, नहीं, कोई भी राजा, कोई भी किंग जितना भी एक्सपेंशन करता जाता था वो एरिया उनके अंदर आता जाता था, है ना। लेट्स टेक, अगर ये एक किंग है, ठीक है, ये किंग है एक,
ठीक है, वो उसने लड़ाई लड़ी और उनके अंदर ये हिस्सा जो था उनकी साइड में, उन्होंने इस वाले किंग से लड़ाई करी। तो क्या हुआ, और इस वाले किंग को उन्होंने हरा दिया। तो फिर ये वाला जो हिस्सा था ये भी इस किंग का हो गया। ऐसे करते करते ये इस किंग ने इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया। तो डू यू थिंक कि कोई एकदम फिक्स पॉलिटिकल बाउंड्री है कि ये एक राजा सिर्फ इतनी ही जगह पर रूल कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था कि जो किंग है वो इतना ही रूल करेगा। किंग क्या करते थे, वो जितना ज्यादा एक्सपेंशन करते रहते थे उतना एरिया उनके हिस्से में आता रहता था। तो अलग अलग कल्चर के लोग थे, काफी ज्यादा मेसी सी सिचुएशन हो चुकी थी। ठीक है, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग थे, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग थे। तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा मेसी हो चुका था। किसी के भी अंदर कोई भी अपने देश के लिए प्यार की भावना नहीं थी। तभी चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की ये जो भावना है, देशभक्ति की ये जो भावना है, ये कैसे लोगों में उत्पन्न हुई, कैसे लोगों में ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, अपने देश के लिए जान देने की ये जो फीलिंग है, ये लोगों में कैसे उत्पन्न हुई, हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो नेशनलिज्म का मतलब समझ आ गया, द फीलिंग ऑफ प्राइड इन वंस कंट्री। आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपके लिए अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, राइट? जैसे ही नेशनल एंथम बजता है या कुछ देश के जैसा होता है, कोई हम देश से रिलेटेड मूवी देखते हैं तो कितना जोश आता है अंदर, राइट? तो ये क्या है, ये देशभक्ति की भावना है कि हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होते हैं। तो यही बताया है कि ये जो फीलिंग नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार करने वाली ये जो फीलिंग थी, ये पर्टिकुलरली पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में कैसे फैली, कैसे बढ़ी ये वाली फीलिंग। तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। तो हम यहाँ कोई भी एक कंट्री पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा तो सिर्फ फ्रांस के बारे में था, यहाँ हम फ्रांस के बारे में और भी इटली, जर्मनी, सबके बारे में, ब्रिटेन, सबके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग होती है हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उससे पहले एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब और उटोपियन का मतलब। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर एक्सरसाइज्ड इन हिस्ट्री। द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था ना, मोनार्कियल गवर्नमेंट एकदम मोनार्कियल वाला फॉर्म ऑफ रूल, यानी एब्सोल्यूटिस्ट है, यानी मोनार्क के पास सारी पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। कोई भी उनके पावर पे कोई भी रोक टोक नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? एज अ राइट वो हिटलर ही है, वो एक डिक्टेटरशिप ही फॉलो करते हैं। तो मोनार्कियल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूट पावर है उनके पास, पूरी की पूरी पावर किसके पास है? मोनार्क के पास है, ठीक है? उटोपियन का मतलब मैंने आपको बता दिया, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। ऐसी आइडियल सोसाइटी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है? तो वो उटोपियन विजन हो जाता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? अब हमने इतना नेशन स्टेट कर लिया, एक बार समझ लेते हैं कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो नेशन स्टेट is where citizens of a nation enjoys a sense of collective belongingness and common identity। तो यहाँ क्या है, नेशन स्टेट में क्या होता है, ये जो सिटीजन्स है, नेशन, एक नेशन में कौन होता है? सिटीजन्स ही होते हैं। तो वो सिटीजन्स एक दूसरे सिटीजन से प्यार की भावना रखे, बिलोंगिंगनेस, कॉमन आइडेंटिटी। मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब समझते हैं, मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हो, हम दोनों के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी है कि हम दोनों इंडियन हैं, हम दोनों का कल्चर सेम है, हम दोनों की ट्रेडिशन सेम है, हम दोनों का पास सेम है। आपके लिए भी आपका पास सेम है, मेरे लिए भी मेरा पास सेम है। कैसे? हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी, तो वो मेरे लिए भी हिस्ट्री सेम है, आपके लिए भी हिस्ट्री सेम है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है? हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है? और ये जो कॉमन आइडेंटिटी है कैसे उत्पन्न होती है? ईदर फ्रॉम कॉमन हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रगल्स, डिसेंट और एक्शन ऑफ लीडर्स। यानी नेशन स्टेट एक वो चीज है बच्चा, इंडिया में, इंडिया को देखो बस और कुछ मत देखो, हम लोग एक दूसरे से भाईचारे की भावना है इंडियंस में। क्यों है? क्योंकि हमारे बीच कुछ कॉमन
कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, हमारी हिस्ट्री सेम है यार। मेरे लिए भी रानी लक्ष्मीबाई वही थी जो आपके लिए रानी लक्ष्मीबाई है, मेरे लिए भी भगत सिंह वो थे, आपके लिए भी भगत सिंह वही हैं, मेरे लिए भी महात्मा गांधी वही थे, आपके लिए भी महात्मा गांधी वही हैं। यानी हम लोगों ने सेम हिस्ट्री को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जो मेरे लिए मेरी हिस्ट्री है वही आपके लिए आपकी भी हिस्ट्री है। सिमिलरली हमारे स्ट्रगल्स भी सेम है। हमने देखा कि कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स करे हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, किस लिए, फ्रीडम को अटेन करने के लिए। तो हमारे स्ट्रगल्स, हमारे लीडर्स, सब कुछ सेम है। मेरे लिए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, आपके लिए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो यही बात यहाँ हो जाती है कि एकदम हमारा सिटीजन्स एंजॉय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस एंड कॉमन आइडेंटिटी। और ये कॉमन आइडेंटिटी कैसे उत्पन्न हुई, सेम हिस्ट्री से, सेम पास्ट से, सेम डिसेंट से, सेम स्ट्रगल से, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। और नेशन स्टेट में सिटीजन्स का भाईचारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले ये सब नहीं होता था, पहले के जमाने में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि राजा महाराजा का सिस्टम था। वो लोग जितना भी ज्यादा लड़ाई करके जितना भी ज्यादा एक्सपेंशन करते थे और वो एरिया उनके अंदर आ जाता था, तो लोगों में कोई कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस थी ही नहीं। उनके लिए उनका कल्चर कुछ और, मेरे लिए मेरा कल्चर कुछ और, भाई मेरे लिए मेरी लैंग्वेज कुछ और, उनके लिए उनकी लैंग्वेज कुछ और। तो बहुत ही ज्यादा मेसी सिचुएशन हो चुकी थी, और इसी सिचुएशन को ठीक करने की सबसे पहली कोशिश किसने करी थी, फ्रांस ने। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली बात है ये आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बिकॉज आप ये 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. तो ये जो नेशनलिज्म की सबसे पहली भावना फ्रांस में उत्पन्न हुई थी, और ये भावना कैसे उत्पन्न हुई थी, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रांस के लोगों ने चाहा कि अब हम लोगों को क्रांति करनी चाहिए, हम लोगों को रेवोल्यूशंस करने चाहिए, ताकि हम ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको अबॉलिश कर सकेंगे और डेमोक्रेसी ला पाएंगे और अलग अलग नेशंस बना पाएंगे। तो उन्होंने ये जो सारे रेवोल्यूशंस थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, 1789 में। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि 1789 में उन्होंने कैसे क्या क्या रेवोल्यूशंस करके राजा को उसकी गद्दी से हटाया था, राइट। सो द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो यहाँ ये लिखा है, ये भी जो सारे चेंजेस हो रहे थे फ्रांस में, वेदर दे आर द पॉलिटिकल चेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये जो सारे चेंजेस फ्रांस में हो रहे थे, इससे क्या हुआ, सोवरेनिटी का ट्रांसफर मोनार्की से किसके हाथों में चला गया, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कॉमन पीपल के लोगों के हाथ में, कॉमन लोगों के हाथ में सोवरेनिटी का ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ बात आती है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी हम कहते हैं ना, एकदम फ्रीडम अगर आप कह सको तो। अभी सिंपल लैंग्वेज में फ्रीडम आपकी होती है, फ्रीडम होती है सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम, ये जो सारी पावर थी, ये मोनार्की से किसको शिफ्ट हो चुकी है, फ्रेंच सिटीजन्स को मिल चुकी है। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे and Le Citoyen emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. अब हमें पता है कि हम अपने लैंड को, हम अपने इंडिया को भारत माता से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सिमिलरली फ्रांस के पीपल ने, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को क्या बना दिया, फादरलैंड बना दिया, ला पात्रे बना दिया, ठीक है। ला पात्रे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, कि ये मेरी पितृभूमि है, मेरे पापा की, मेरे फादर की लैंड है ये। जैसे हमने बोले ये मेरी माता, ये मेरी मातृभूमि है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी ये मेरा मदरलैंड है। सिमिलरली उन्होंने इसको फ्रांस के साथ फ्रेंच के पीपल लोगों का एक रिश्ता कनेक्ट कर दिया, ये बोल के कि ये जो देश की मिट्टी है ये फादरलैंड है, ये ला पात्र है हमारा, और हम क्या है, हम इस लैंड के बच्चे हैं, हम इस लैंड के सिटीजन्स हैं, हम ले सिटियन हैं, ठीक है। तो ये जो दो
वर्ड से द ला पात्रे ले सिटियोन, ये तो जो आइडिया थे इनको काफी ज्यादा एम्फसाइज किया ताकि लोग एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को समझे, एक यूनाइटेड कम्युनिटी को समझे। ठीक है, वो ये समझे कि हाँ, हम सारे लोगों का हमारे देश, हमारे फ्रांस से बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हम इसके क्या हैं, हम इस लैंड के क्या हैं, बच्चे हैं, सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो इस लैंड पर हमारा हक है और हम ये हमारा देश है। ठीक है, तो द ईस्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड इट एज नेशनल असेंबली। अब ये 9th में पढ़ के आए हो कि एक ईस्टेट जनरल हुआ करती थी, किसकी, मोनार्की की, लाइक किंग की हुआ करती थी। बेसिकली एक पार्लियामेंट टाइप का होता था, अगर भूल गए हो तो पार्लियामेंट होता था। ठीक है, और ईस्टेट जनरल को एक्टिव सिटीजन सिलेक्ट करते थे, याद हो तो कुछ। ठीक है, तो द ईस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स, दो टाइप के सिटीजन्स हुआ करते थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स को क्या होता था, ये इलेक्शन वोट करने की इजाजत होती थी। तो ईस्टेट जनरल किसने इलेक्ट करी थी, एक्टिव सिटीजन्स ने, और अब इसका नाम, ईस्टेट जनरल का नाम इलेक्ट कर दिया और कर दिया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली देश की असेंबली है। अब ये ईस्टेट जनरल कुछ नहीं है, सिर्फ नेशनल असेंबली इसका नया नाम रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, न्यू हाइम्स व composed, oaths were taken all in the name of nation। तो यानी नई नई हाइम्स बनी, जैसे कि हमारा जैसे नेशनल एंथम है, सिमिलरली फ्रांस का भी नेशनल एंथम बना, नई नई पोएम्स, नई नई सॉन्ग्स, वंदे मातरम जैसे हमारा इंडिया का है, वैसे उनकी भी नए नए हाइम्स उन लोगों ने कंपोज करी। उन्होंने देश के लिए शपथ ली, कि हम अपने देश के लिए मर मिट भी सकते हैं, हम अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ठीक है, और जो लोग भी सोल्जर्स ही, जो सारे लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल में मर गए, उनके लिए उन्होंने अपना रिस्पेक्ट जगाई, ये सब किया। तो उन्होंने ये सब अपने देश के लिए किया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया जो पूरी कंट्री के लिए सेम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बनेंगे और वो पूरे ही देश पर लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कास्ट के पीपल लोगों के लिए ये रूल्स हैं, या फिर जहाँ फ्रांस में ये जो जगह है यहाँ पर जो लोग रहते हैं वहां पर ये रूल्स फॉलो होंगे, ऐसा नहीं था। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था और वहां पर ही सारे रूल्स बनते थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे देश को फॉलो करने होते थे। Then uniform laws for all citizens, as I've already told you, सबके लिए laws सेम थे, इक्वालिटी दे दी गई थी। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी, टैक्सेस जो लगते थे, कस्टम बैरियर्स जो होते थे, कि हम एक फ्रांस में एक कंट्री है, लेट्स टेक फ्रांस, इतना है, ओके। तो फ्रांस में अगर कोई इंसान, ये एक पार्ट है फ्रांस का, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो उसको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, इंटरनली काफी ज्यादा टैक्स देने लगते थे। तो ये सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया था, सारे कस्टम बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया था, क्योंकि अब हम एक ही देश का पार्ट है, तो पूरे ओवरऑल एक टैक्स रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स लग रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो इसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। उसके बाद फ्रेंच वॉज कंसिडर्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सारे जो रिलीजनल डायलेक्ट्स थी, अलग अलग और भी छोटी मोटी भाषाएं थी, उन सबको डिस्करेज करके एक कॉमन लैंग्वेज बना दी, दैट वाज फ्रेंच। सो फ्रेंच वॉज कंसिडर्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और एक और चीज हुई थी कि उन्होंने जो राजा का एक बहुत बड़ा रॉयल स्टैंडर्ड वाला फ्लैग था, उसको हटाकर ये वाला जो तिरंगा है आप देख रहे हो, ब्लू व्हाइट एंड रेड, उसको कंसिडर किया। ये उनका एक नेशनल फ्लैग बन चुका था, ठीक है, और उनका नेशनल एंथम भी कंपोज हो चुका था। तो ये मैंने आपको 8 to 9 पॉइंट्स दिए हैं। ये क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में CBSE में, तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, टेल मी द पॉइंट्स, लाइक कुछ ऐसे करके आएगा कि हाउ द फर्स्ट क्लियर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने की क्या क्या फ्रांस ने किया,
ताकि उनके देश में जो नेशनलिज्म में जो फीलिंग ऑफ प्राइड की भावना थी अपने देश के लिए, वो कैसे उनके अंदर उत्पन्न हुई। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स से हमने देखा कि जो फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई। ओके, अब हमने 9th क्लास में ये भी देखा था कि जब फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच रूलर लुई 16 को तो गद्दी से हटा दिया था, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। हमने देखा कि कैसे 9th क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं कि रीन ऑफ टेरर आ चुका था जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने 1 साल रूल किया। उसके बाद एंट्री हुई थी 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को घोषित कर दिया था एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो 1804 लाइक इन 1804 नेपोलियन टर्म्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो नेपोलियन क्या थे? नेपोलियन बेसिकली एक फॉर्मल मिलिट्री लीडर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही फ्रांस में आए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी डेमोक्रेसी जो फ्रांस के लोगों ने इतने ज़्यादा रेवोल्यूशंस करके सेटअप करी थी। तो बेसिकली नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, जो इतनी मुश्किल से इतने ज़्यादा रेवोल्यूशंस करके जो फ्रांस के फ्रेंच लोग लाए थे, वो सारी चीज़ें नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दी। उसने क्या किया, ही री इंट्रोड्यूस्ड मोनार्की। ठीक है, वो खुद राजा बन गए तो उन्होंने मोनार्की सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया। उसने कहा कोई डेमोक्रेसी नहीं, सिर्फ मोनार्की रूल चलेगा। But then he made Napoleonic Code और Civil Code of 1804। उसने एक बहुत अच्छी चीज करी जिसका नाम था Civil Code of 1804। उसने कहा कि नो प्रॉब्लम कि मैं इन पे रूल करूं, कुछ भी करूं, बट मुझे मेरे कंट्री, मेरे फ्रांस का डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट करने के लिए उसने क्या किया, सिविल कोड बनाया। सिविल कोड इज द कोड विच इज फॉलोड ऑन एंटायर कंट्री। ये पूरे कंट्री पर लागू होता है। तो ये 1804 में बनाया था। तो और इस सिविल कोड का एक और अच्छा नाम था, दैट वाज नेपोलियनिक कोड, जस्ट बिकॉज नेपोलियन हैज लॉन्च्ड दिस कोड। तो आइए हम देख लेते हैं कि सिविल कोड के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और क्या क्या नेगेटिव आउटकम्स थे। सिविल कोड के कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। नेपोलियन ने ये साफ साफ कहा कि मेरी कंट्री में इक्वालिटी होगी। उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या है, लैंड का सिस्टम। लैंड, अब हमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा है कि जितना लैंड या जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास होती थी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता था, ये होता था वगैरह वगैरह। तो उसने ये जो लैंड फ्यूडल सिस्टम था ना, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देन ही गिव राइट टू प्रॉपर्टी टू एवरीवन। He has given this right to property। कोई भी, कैसा भी आदमी, whether it's active citizens, passive citizens, कोई भी, गरीब अमीर, सारे लोगों पे प्रॉपर्टी का हक है। उसके बाद ही abolished all the privileges based on birth। जो बर्थ से, जन्म सिद्ध अधिकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये जन्म सिद्ध अधिकार सारे हटा दिए थे। नेपोलियन ने कहा ये कोई भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मेरे सामने नहीं चलेंगे। ही अबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देन सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज वर अबॉलिश्ड। ये कुछ ऐसे ड्यूज थे बचे, कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो आपके पेजेंट्स को, फार्मर्स को देने पड़ते थे। तो ये जो सारे सर्फडम वाले टैक्सेस थे, ये सारे टैक्सेस अबॉलिश कर दिए थे हमारे नेपोलियन भाई साहब ने। उसके बाद ही डिड अ वेरी लाइक नाइस थिंग, दैट वाज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। अगर एक कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस कंट्री का एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है, उस कंट्री की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उसने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया। उसके बाद उसने एकदम स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स भी अडॉप्ट करे। यानी 1 किलो सेब अगर यहाँ 10 रुपए में मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इट्स रियली हाइपोथेटिकल, बट अगर 1 किलो सेब यहाँ 10 रुपए में मिल रहे हैं तो वहाँ भी दूसरे स्टेट में भी फ्रांस के 1 किलो के 10 रुपए में ही सेब मिलेंगे। ठीक है, तो यही बात, मतलब यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड सिस्टम उसने अडॉप्ट करे थे कि जितना सब कुछ एक होगा, एक समान होगा पूरी नेशन में, पूरे फ्रांस में।
उसके बाद सिविल कोड को जब ये सारे इतने पॉजिटिव पॉइंट्स आए तो लोग तो भाई काफ़ी ज़्यादा खुश, भाई ये नेपोलियन तो हमारे लिए एकदम फरिश्ता बनकर आया है, नेपोलियन तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है। बट दिस सून एंथुजियाज्म soon turned into hostility जब उन्हें पता चला, जब ये फ्रांस के लोगों को, जब ये फ्रेंच पीपल को पता चला कि ये जो पॉलिटिकल, ये जो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही है, जब लोगों को पता चला कि नेपोलियन ने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम तो दे दी, ये जो सारी फ्रीडम तो दे दी हमें इतनी सारी, बट व्हाट अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम? पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें बिल्कुल मिली ही नहीं। उसने कर दिया क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स, ये देखते हैं। ही इंक्रीज्ड टैक्स, उसने उसने बहुत सारे टैक्सेस हटाए, लाइक सर्वडम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सारे ट्रेड बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज हटाए, बट उसने ओवरऑल काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। तो इंक्रीज इन टैक्सेशन वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद उसने सेंसरशिप को इम्पोज किया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी राजा के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज नहीं उठा सकता, यानी किसी को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी, किसी को भी बोलने की आजादी नहीं थी राजा के अगेंस्ट। तो कोई नहीं राजा के बारे में कुछ छाप सकता था मीडिया में, ना ही कुछ बोल सकता था। कोई मतलब मीडिया तो थी नहीं तब, लाइक राजा के बारे में कोई किसी किताब में, कहीं पे भी न्यूज़पेपर्स में कुछ गलत वलत नहीं छाप सकता था। राजा की मर्जी से ही सारे काम होने लगे। तो सेंसरशिप उसने इम्पोज कर दी। उसके बाद ही फोर्स पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी इन ऑर्डर टू फुलफिल द एम ऑफ कॉन्करिंग द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब हमें पता है कि नेपोलियन का एक मकसद था कि उसे पूरे यूरोप पर कैप्चर करना है, उसे पूरा यूरोप पर कब्जा जताना था, राइट? उसे पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। उसके लिए कब्जा करने के लिए लगती है आर्मी। तो उसने हर एक इंसान को उठा उठा के आर्मी में भेज दिया, ठीक है? तो ही फोर्स पीपल, ही अर्ज पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, ठीक है? तो सारे लोगों का उसने फोर्स रिक्रूटमेंट करा दिया, ठीक है, फ्रेंच आर्मी में। देन ही लैक पॉलिटिकल फ्रीडम, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम थी, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को मिल ही नहीं रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ की प्रॉब्लम्स आई कि टैक्सेस बढ़ गए, सेंसरशिप इम्पोज कर दी, कुछ भी गलत काम करे जा रहा है, जनता को बोलने नहीं दे रहा है। उसके बाद सारे लोगों को सोल्जर में भर्ती करा रहा है, सोल्जर बना रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहा है। तो ये सारी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हो चुके थे। तब लोगों को समझ आया कि इतना भी अच्छा नहीं है नेपोलियन, ठीक है? नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम करके हमें फंसा लिया और ये गंदे गंदे काम, हमारे नेगेटिव काम ये आदमी करे जा रहे हैं। तो ये यहाँ बात बताई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम नेपोलियन ने स्टार्टिंग में दी लोगों को, वो लाइक इट डिड नॉट मैच विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दी उतनी पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं मिली, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, उन लोगों ने कैसे मोनार्की को अपोज किया, और उसके बाद नेपोलियन ने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया मोनार्की को फ्रांस में। तो हमने ये सब देख लिया है। इससे हम लोगों ने थोड़ा ब्रश अप कर लिया है हमारे 9th की सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ के आए हैं 10th में। अब हम लोग चलेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले के ज़माने में, राइट, मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, डिफरेंट कंट्रीज नहीं थी, कोई नेशन नहीं थे, ठीक है? तो फिर था क्या, राइट? मैंने आपको बताया कि जैसे कि किंग्स होते थे कि वो लोग जितना भी ज़्यादा एक्सपेंशन करते रहते थे वो सारी जगह उनकी टेरिटरी के अंदर आती रहती थी। तो एज अ रिजल्ट जब ऐसा राजा महाराजाओं का रूल था तो उससे किसी के भी अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग थे। तो काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी एंटायर कॉन्टिनेंट यूरोप में। तो हम यहाँ यही एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कितनी ज़्यादा मैसी सिचुएशन हो गई थी हैब्सबर्ग एम्पायर की।
तो हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था और एक पैचवर्क था ऑफ मेनी डिफरेंट नेशन, ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। यानी पैचवर्क का मतलब यानी कि अलग अलग रीजन के लोग रहते थे, यानी कुछ एल्पाइन रीजन्स के लोग रहते थे, कुछ स्यूडेंटल लैंड के लोग रहते थे, कुछ ऑस्ट्रिया के लोग रहते थे, कुछ क्रोशिया के लोग रहते थे, कुछ लोम्बार्डी के रहते थे, वेनेशिया के रहते थे। तो अलग अलग रीजन्स के लोग एक साथ रहते थे। तो एज अ रिजल्ट जब इतने अलग अलग लोग रहते थे तो उनके अलग अलग कल्चर्स होते थे, अलग अलग तौर तरीके होते थे भाई, उनके अलग अलग पहनने का तरीका अलग होता था, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती थी, उनके खाने का तरीका अलग होता था, उनका खाना अलग होता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी हैब्सबर्ग एम्पायर में। हैब्सबर्ग एम्पायर में जो हंगरी वाला पार्ट था ना, ऑस्ट्रिया हंगरी में से जो हंगरी वाला पार्ट था, उसकी आधी पॉपुलेशन तो मगयार लैंग्वेज बोलती थी और अदर हाफ जो बाकी आधी थी वो अलग अलग डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती थी। तो अब आप देखो कि सुनने में ही कितना मेसी लग रहा है। तो अगर वहाँ के जो लोग रहते थे उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। लाइक वी नो कि नेशन स्टेट कैसे बनता है, व्हेन पीपल शेयर अ लाइक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कॉमननेस। अब उनके बीच तो कोई कॉमननेस ही नहीं है। दैट्स वाई मैंने आपको हैब्सबर्ग का एग्जाम्पल दिया है, बुक में भी हैब्सबर्ग है। ऐसे अलग बहुत सारे एम्पायर थे जहाँ पर यही सेम चीज़ें फॉलो हो रही थी। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि जो ये यूरोपियन सोसाइटी थी ये कैसे डिवाइडेड थी। मतलब कि लाइक हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। सिमिलरली अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी बेसिकली दो क्लास में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट वन वॉज एरिस्टोक्रेट्स एंड द सेकेंड वन वॉज पीजेंट्स। अब ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे ये बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल थे, वेराज पीजेंट्स जो फार्मर थे वो बहुत ही बेचारे गरीब लोग थे। और हमें पता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करते थे, वो लोग बेसिकली माइनॉरिटी में थे। और ये पेजेंट्स जो बिल्कुल मतलब बहुत ही गरीब थे, वो लोग मेजॉरिटी में थे। मतलब मेजर चंक, यूरोप उस समय काफ़ी गरीब हुआ करता था, हम इससे ये समझ सकते हैं, बिकॉज मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन वॉज ऑफ पीजेंट्री एंड पीजेंट्री वर वेरी पुअर, ठीक है। अब मैंने आपको डिवीजन दिया है कि एरिस्टोक्रेट्स वर सोशली एंड पॉलिटिकली वेरी पावरफुल। ऑफ कोर्स जिसके पास पैसा होता है वो पावरफुल होता ही है। पेजेंट्स के पास कुछ पैसे नहीं तो वो बिल्कुल ही पावरफुल नहीं थे, नॉट पावरफुल, पुअर इकोनॉमिकली एंड सोशली। उनके साथ सोशली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और इकोनॉमिकली भी होता था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद बेसिकली क्या होता था, ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे ये बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। ये ईस्टेट्स, टाउन हाउसेज, ये सब कुछ ओन करते थे, ठीक है। लाइक इनके पास ज़्यादातर प्रॉपर्टी कौन ओन करते थे, ये एरिस्टोक्रेट्स लोग ओन करते थे। उसके बाद पीजेंट्स के पास, बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है तो वो प्रॉपर्टी क्या ओन करेगा। तो दे डिडंट हैव मच लैंड, वो लैंडलेस होते थे, ठीक है। वो इनके लैंड पर बेसिकली काम करते थे एंड किसी के पास थोड़ा बहुत लैंड होता था, वेराज मोस्ट ऑफ देम वर लैंडलेस रूरल लेबरर, ठीक है। उसके बाद उनकी जो फैमिली थी, एरिस्टोक्रेट्स की जो फैमिली होती थी ना बच्चा, वो बहुत ही अमीर होते थे तो वो शादी भी एरिस्टोक्रेट्स में करते थे। लाइक एक बड़े घर की लड़की एक बड़े घर के लड़के से ही शादी करेगी, तो ये होता था वहाँ। ऐसा नहीं था कि एक बड़े घर की लड़की या बड़े घर का बेटा एक पुअर फैमिली से शादी कर सकते हैं। नो, दैट वाज वेरी लाइक रॉन्ग फॉर देम। तो ये वाली बात यहाँ हो जाती है कि फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो एरिस्टोक्रेट्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एलीट क्लास थे और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है बट ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज। अब मैम फ्रेंच लैंग्वेज क्यों बोलते थे, बिकॉज they wanted to establish their diplomacy, राइट। वो एलीट लोग जो होते थे ना बेटा, वो हमेशा से ही फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। जो रिच क्लास होती थी उन्होंने एक लॉयल लैंग्वेज बना दी थी, दैट वाज फ्रेंच। सो टू एस्टैब्लिश देयर डिप्लोमेसी, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो
अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारी यूरोपियन सोसाइटी दो टाइप्स में डिवाइडेड थी. द फर्स्ट वन विच इज द रिच क्लास, दैट वाज एरिस्टोक्रेसी, और जो पुअर लोग थे वो पेजेंट्री थे. अब जब हमने देखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, राइट, हमने देखा था कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, यानी 1750s के अराउंड. जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तब एक और नई क्लास इमर्ज हुई जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास. न्यू इसलिए क्योंकि नई क्लास थी, और मिडिल क्लास इसे इसलिए कहा गया था क्योंकि ना तो ये बहुत ही ज्यादा रिच थी लाइक एरिस्टोक्रेट्स, और ना ही ये बहुत ज्यादा पुअर थी लाइक पेजेंट्री. ये एकदम बीच की क्लास थी. ये थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी थी, और ये लोग काफी ज्यादा मॉडर्न थे. काफी ज्यादा तो नहीं बट यार लिबरल थे. इनकी सोच में कोई नैरो माइंडेडनेस नहीं थी, फ्री थी इनकी सोच, लाइक बड़ी सोच रखने वाले लोग थे. ये वर्किंग क्लास हम इसे कह सकते हैं, और इस क्लास का नाम है द न्यू मिडिल क्लास. तो अभी हमने देखा कि यूरोपियन सोसाइटी दो टाइप्स में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्री. बट अब एक नई क्लास भी इमर्ज हो चुकी है जिसका नाम है द न्यू मिडिल क्लास. तो द न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन आता था? आपके प्रोफेशनल्स आते थे लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट. तो ये सारे लोग ना वर्किंग क्लास यानी मिडिल क्लास में आते थे. तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेड टू इमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे वर लिबरल एंड दे वैल्यूड नेशनल यूनिटी. अब अगर मैं आपको एक स्लाइड पीछे ले जाके ये चीज दिखाऊं, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्री ये दोनों ही ना थोड़े अनएजुकेटेड लोग थे. ऑफ कोर्स पेजेंट्स तो आप समझ ही सकते हो अनएजुकेटेड थे. एरिस्टोक्रेट्स भी मैं कह सकती हूँ कि वो लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. उनके पास सिर्फ पावर थी, उनके पास सिर्फ पैसा था. बट एजुकेटेड लोग कौन थे? द न्यू मिडिल क्लास. तभी इन्हें समझ आ गया कि हमें हमारे देश को लिबरल कराना पड़ेगा, हमें हमारे देश को आजाद कराना पड़ेगा विद ऑल दीज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री में चल रही है. मतलब हमारे कंट्री तो होती नहीं थी तब, बट हमारे ये जो रीजन में ये जो सब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चल रहा है ना, हमें इसको अबॉलिश करना पड़ेगा. क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि ये जो अमीर लोग हैं ये कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीब लोगों को. तो ये लोग लिबरल थे और ये नेशनल यूनिटी में मानते थे. ये चाहते थे कि देश में एक रीजन में यूनिटी होनी चाहिए. डेमोक्रेसी को ये लोग बहुत मानते थे, पार्लियामेंट को मानते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर करते थे. ठीक है, उसके बाद दे वांटेड एबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो सारे प्रिविलेजेस में ये लोग नहीं मानते थे. ये मानते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए. और ये ऑटोक्रेटिक यानी ये जो मोनार्की को रिप्रेजेंट करती है और एरिस्टोक्रेट्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है. तो ये जो सारे प्रिविलेजेस इन्हें जन्मसिद्ध अधिकार मिल रखे हैं, इन सबको ये लोग हटाना चाहते थे. तो ये बात हो गई द न्यू मिडिल क्लास की. अब आप आगे ही इस चैप्टर में देखोगे कि इस द न्यू मिडिल क्लास का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है रेवोल्यूशंस करने में. आप देखोगे हर जगह आपको द न्यू मिडिल क्लास दिखेंगे. न्यू मिडिल क्लास ही रेवोल्यूशंस करते करते दिखेगी, क्योंकि इनके अंदर एक वो जाग चुकी थी, एक फीलिंग जाग चुकी थी कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है. ठीक है, तो ये वाली बात बच्चों को समझ आ गई? परफेक्ट. अब यहाँ हमने एक वर्ड पढ़ा, दे वर लिबरल यानी फ्री. तो अब हम लिबरलिज्म का मतलब समझ लेते हैं. लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम. तो वहीं से एक टर्म निकल कर आता है लिबरल नेशनलिज्म. यानी लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेम लिबर. तो लिबरल कहाँ से आया है? ये लिबरल वर्ड लिबर से आया है, और लिबर का मतलब होता है freedom. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. तो ये तो हमें पता है, हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो वोट देने की ये जो राइट था, ये सिर्फ हमने देखा था एक्टिव सिटीजन्स को था, या फिर जो लोग अमीर लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनके पास ये सारे प्रिविलेजेस होते थे कि वो
वो इलेक्शंस में वोट दें, ठीक है। मेन विदाउट प्रॉपर्टी, जो भी सारे गरीब जो लोग होते थे, इंसान होते थे, उन लोगों को तो बिल्कुल ही वोट देने की इजाज़त नहीं थी। एंड स्पेशली विमेन, उनको तो वोट देने की इजाज़त थी ही नहीं, ठीक है। मेन में ओनली विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल विमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग राइट्स। तो हमने देखा कि ये तो बिल्कुल इक्वालिटी को दर्शाता नहीं है, यानी यहाँ बिल्कुल भी लिबरलिज्म नहीं था। तो ये जो मिडिल क्लास थी, इसने सबसे पहले ये बड़ा मुद्दा उठाया कि हमें लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, ये आप देखोगे। लिबरल नेशनलिज्म दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है। तो पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट बाय कंसर्न, यानी गवर्नमेंट लोगों की उससे होनी चाहिए। लोग किसे चाहते हैं, कौन जिसे अपना राजा बनाए। ये नहीं है कि राजा का बेटा आई जा रहा है, राजा के बेटे का बेटा, ये सारे बेटे रूल करे जा रहे हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, उनके प्रजा को एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बाय कंसर्न, जनता से पूछो कि जनता को कौन चाहिए, वो उन्हें रूल करे, गवर्न करे। उसके बाद एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ये जो सारे ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, राजा महाराजा, ये जो चर्च वाले लोग हैं, इन सबका एंड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है या इन लोगों को बहुत बड़ा महान समझा जाता है एंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्कियल फॉर्म को अबॉलिश कर देना चाहिए। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड है, मतलब इन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन, अब पहले के ज़माने में लोगों को नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, जहां पर पेपर पर रूल्स लिखे जाएंगे और वो पूरे कंट्री के लिए सेम होंगी और हर एक इंसान उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ये नहीं है कि बड़े लोगों को ही प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, ठीक है, वो ही लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिनके पास भी जितना पैसा है, और अगर उन्हें प्रॉपर्टी लेनी है तो वो ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी पे कोई ऐसे राइट्स मत लगाओ। उसके बाद उन्होंने मांगी इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ इस इक्वालिटी बिफोर लॉ में भी एक फ्लॉ है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहते थे, वो चाहते थे कि सबको वोट करने का अधिकार मिले एंड ऑल, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करो किसी का। उसके बाद दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। देखो उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट का क्या मतलब बता दिया, इनडायरेक्टली हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें एक गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पर पार्लियामेंट हो, एकदम अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाली हमें कंट्री गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो पॉलिटिकल फ्रीडम आपकी ज्यादातर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देखो गवर्नमेंट बाय कंसर्न, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये सारे पॉलिटिकल स्फेयर में बातें कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक स्फेयर में। इकोनॉमिक यानी थोड़ा मनी से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ मार्केट की फ्रीडम होगी तो भाई ज्यादा लोग अपना काम कर पाएंगे, है ना, तो ज्यादा लोग अपना सामान बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे, तो अगेन पैसा आएगा। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, ठीक है, मार्केट पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेपोलियन के टाइम में उसने क्या किया था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया था। सिमिलरली यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि ये जो इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज ये जो लगा रखे हैं ना, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये अजीब से ट्रेड बैरियर्स हैं, हर जगह थोड़ा सा नहीं चले कि टैक्स देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, उनका ये मानना था। अगेन ये मनी से रिलेटेड है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इतने सारे कस्टम बैरियर्स थे ना यूरोपियन सोसाइटी में, इतने सारे कस्टम बैरियर्स थे कि लाइक लोगों ने बेसिकली मिडिल क्लास ने कस्टम यूनियन बनाई। इस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वेराइन 1834 में बनी थी, और ठीक है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ज़ोल्वेराइन बेसिकली अभी समझ लो एक कस्टम यूनियन थी, और ये किस लिए बनी थी, टू रिमूव ऑल द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, टू रिमूव ऑल द ट्रेड बैरियर्स। तो ये जो सारे ट्रेड बैरियर्स हैं इनको हटाने का काम किसने किया था, एक कस्टम यूनियन, और इस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वेराइन, और ये कौन सी ईयर में बनी थी, 1834 में। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, अभी जो हमने पढ़ा इतना बड़ा अजीब टर्म ज़ोल्वेराइन, इसका क्या मतलब है। तो ज़ोल्वेराइन बच्चा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 1834 में बनी थी, एक कस्टम यूनियन थी, ठीक है, कस्टम यूनियन थी, और ये किसके इनिशिएटिव
किससे बनी थी? प्रशिया के इनिशिएटिव से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने बेसिकली मुद्दा उठाया था कि हमें एक ज़ोल्वेराइन या कस्टम यूनियन बनानी चाहिए। ये मुद्दा उठाया था, ये इनिशिएटिव लिया था प्रशिया ने। तो प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो प्रशिया एक तरह से जर्मनी हुआ करता था, आज का जर्मनी इक्वल्स टू प्रशिया ओनली, ठीक है। तो प्रशिया ने ही बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया। द यूनियन, और ये जो आपकी जो ज़ोल्वेराइन बनी थी, इसने अबॉलिश करे बहुत ही सारे टैरिफ बैरियर्स एंड इट रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। नाउ यहाँ क्या लिखा है? पहले तो उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेड बैरियर्स जो थे ना उनको हटा दिया। उसके बाद यू कैन इमेजिन, हमने देखा है कि हमारी कंट्री में सिर्फ एक करेंसी चलती है ना। हर कंट्री में ऐसा ही होता है, एक करेंसी चलती है, बट पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। यू कैन इमेजिन 30 करेंसियां थी सिर्फ एक रीजन में, एक छोटे से रीजन में 30 करेंसियां थी। तो इस ज़ोल्वेराइन ने क्या किया? इट रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी 30 करेंसियां में से सिर्फ 2 ही करेंसियां चलाई, बाकी की जो 28 करेंसीज थी उनको बंद कर दिया गया। तो सिर्फ कितनी करेंसीज थी? अब ओनली 2 करेंसीज वर देयर, ठीक है। तो 30 में से उन्होंने 28 करेंसीज को अबॉलिश कर दिया और सिर्फ 2 करेंसीज को ही रहने दिया। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ज़ोल्वेराइन के ऊपर। तो ज़ोल्वेराइन इज द कस्टम यूनियन formed by the initiative of Prussia in 1834. The union abolished many tariff barriers and it reduced the number of currencies from over 30 to 2. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? Okay. So with this we have completed the part 1 of this chapter. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी another video lecture में इसी चैप्टर के। तब तक आपको क्या करना है? आप लोगों को जहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर किया है, इस पार्ट में कवर किया है, वहाँ तक आप लोग अपनी एनसीईआरटी की एक थरो रीडिंग लगा लो, ताकि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में मुश्किल लगता है, बट हम अगर इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, वीडियो लेक्चर सुनो, उसके बाद एनसीईआरटी के हर एक शब्द का मतलब समझो, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगी पार्ट 2। टिल देन यू टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।